अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटे ओपन योर बायोलॉजी बुक। चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज बेटे मैं आप लोगों को करवा रही थी। हमने ए पार्ट दैट इज़ एमसीक्यूज जिसमें आपने करेक्ट ऑप्शन जो है बेटे वो चूज़ करने थे, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद पार्ट बी आपका था राइट शॉर्ट आंसर्स। पार्ट बी भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था। इसके टोटल 8 पार्ट्स थे, 8 क्वेश्चन थे। वन बाय वन जो है हमने सारे के सारे जो है मैंने आपको एक्सप्लेन भी किए और आपके चैप्टर पे मैंने पॉइंट आउट भी कर दिया, आपको उनको मार्क कर दिया कि इनका आंसर आपने क्या लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। आज हम अपने इसी चैप्टर की एक्सरसाइज का पार्ट सी जो है बेटे वो करेंगे। बुक का पेज नंबर 150 आप लोग ओपन करें, पेज नंबर 150। पार्ट सी में आप लोगों को आज करवाऊंगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट बेटे। हम शुरू करते हैं पार्ट सी, राइट आंसर इन डिटेल। पार्ट सी में आपके पास वो क्वेश्चंस हैं जिनके आपने डिटेल आंसर जो हैं वो लिखने हैं। पहले क्या थे, शॉर्ट आंसर्स थे। मैंने आपको कहा था शॉर्ट आंसर्स आप लोगों ने कोशिश करनी है मैक्सिमम, या आपके जो है ना 4 लाइन्स 5 लाइन्स में जो है इसका आंसर आए। कभी कभार थोड़ा बहुत ज़रा 5 to 6 भी हो जाता है जब हम उसको लिखने लगते हैं, लेकिन इन जर्नल जो है आपकी कोशिश ही होनी चाहिए कि आप उसको जो है शॉर्ट जो है वो उसका आंसर लिखो। पार्ट सी है राइट आंसर इन डिटेल। इन क्वेश्चंस के हमने डिटेल आंसर देने हैं, इनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आप इनको अच्छी तरह से अटेम्प्ट करेंगे तो आपके जो है इसमें बायो में बेटे फुल मार्क्स भी आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपने यहाँ पे राइट करने हैं। आपने कोशिश करनी है कि जब भी कोई क्वेश्चन लिखो तो उसको आप लोग हेडिंग्स दे के डायग्राम बना के जो है वो इसको अटेम्प्ट किया करो, इससे आपके मार्क्स जो हैं वो फुल आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट बेटे, पार्ट सी हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट सी आपका है राइट आंसर्स इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द इवेंट्स इन्वॉल्व इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्वेश्चन आपका है कि आपने इवेंट जो हैं वो बताने हैं कि क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में कौन से इवेंट जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। बेटे आपने इसका डिटेल आंसर लिखना है। तो अपनी बुक के हम पीछे चलते हैं चैप्टर पे। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन नज़र आएगा, यहाँ पे आप लोग आएँ, पेज नंबर 139 पे आप लोग हो। पेज नंबर 139 अपनी बुक का ओपन करो। मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपने पहले थोड़ा सारा जो है ट्रांसपिरेशन के बारे में लिखना है। ठीक है, यहाँ से शुरू करना है आपने मैकेनिज्म से। देखो थोड़ा सारा आप लोगों ने यहाँ पे ना कॉमन सेंस से काम लेना है कि आपने यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप लोग एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, आपने उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है, उसको फुली जो है आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले उसके बारे में अगर वहाँ पे अगर सिर्फ ये लिख दिया डायरेक्ट कि मैकेनिज्म लिखें तो आपने फ़ौरन से पहले मैकेनिज्म स्टार्ट नहीं कर देना। मैकेनिज्म से पहले हम लोग उसकी थोड़ा सारा बैकग्राउंड भी बताते होते हैं हर क्वेश्चन का, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपने इसका आंसर बेटे यहाँ से नहीं देना, यहाँ से क्वेश्चन शुरू नहीं करना, आपने यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग यहाँ से शुरू करोगे कि लॉस ऑफ वाटर जो है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। लॉस जो है वो जनरली थ्रू स्टोमेटा होता है। ठीक है, और वो लॉस जो कि स्टोमेटा के ज़रिए होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये नीचे मेंशन है, उसके बारे में आप लोग लिखोगे स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन आपने जो है आगे से मैकेनिज्म लिखना है। ये चीज़ बस लिखनी है, ये नहीं लिखोगे आपके मार्क्स जो हैं वो कट जाएंगे। तो आपने पहले जो है इसको भी राइट करना है। देन आपने हेडिंग देनी है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में आपने फिर 2 सब हेडिंग्स देनी है, इवेंट्स ड्यूरिंग डे टाइम एंड इवेंट्स एट नाइट। मैंने आप लोगों को बेटे जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाई थी। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की डायग्राम भी मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाई थी। तो आपने ये चाहे आप रहने दो ना पेपर में ड्रॉ करना, लेकिन आपने जब ये इवेंट्स ड्यूरिंग डे टाइम आपने इसकी हेडिंग देनी है। ये लिखने के बाद आपने ओपन स्टोमेटा बनाएंगे डे, और जब नाइट टाइम लिखोगे तो आपने वहाँ पे क्लोज टोमेटा की डायग्राम जो है वो मस्ट आपने जो है वो बना के आनी है, ताकि आपके जो है बेटे फुल मार्क्स आ सकें। क्लियर हो गया, आपको समझ आ गई ना इस क्वेश्चन में आपने लिखना क्या है। कुछ स्टूडेंट्स शायद यही समझ रहे होंगे कि यहाँ पे हमने जो है ना बस मैकेनिज्म से स्टार्ट करना है। मैकेनिज्म से स्टार्ट नहीं करना, आपने उससे पहले से शुरू करना है।
नंबर 2, एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड डिस्क्राइब द अपटेक ऑफ साल्ट एंड वाटर बाय रूट। आप लोग रूट्स पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे हमें सारा जो है ये दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, आप कैसे, आप इसमें भी बेटे आपने ऐसे ही हेडिंग दे के इसको जो है कोशिश करनी है कि अच्छी तरह से हम लोग इसको एक्सप्लेन करें। हमने क्या बताना है, आपने सिंपली बताना है। यहाँ पे आपकी बुक में रूट का स्ट्रक्चर दिया हुआ किधर है, ये आया रूट, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या है, एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड डिस्क्राइब इट्स रोल इन अपटेक ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल। आप मेंशन करोगे, बताओगे कि यहाँ से आपने इसका आंसर शुरू कर लो, इस पेज से, वही से, ठीक है। मैं आपको पॉइंट आउट करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 2, आपने पेज नंबर 137 अपनी बुक का ओपन करें। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है यहाँ से आपने शुरू करना है और आपने वेस्कुलर टिश्यू यानी कि एंड तक, यहाँ तक सारा का सारा जो है एक्सप्लेन करना है। रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर आप लोग लिख रहे हो ना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, तो रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, हमने सारा ड्रॉ किया था। इधर आए ना बेटे, ये देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड डिस्क्राइब द अपटेक ऑफ साल्ट एंड वाटर बाय रूट, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये सारा मेंशन करोगे आप लोग। पेज नंबर इधर दिया हुआ आपको, ये 137 पे आओ। यहाँ से वही नो डेट से आपने शुरू करना है, स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। मैंने आपको इजी करके 2 डिफरेंट तरीके से डायग्राम्स यहाँ पे जो है वो ड्रॉ करके दिखाई हुई हैं। पूरी सर्कल डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाई हुई है और इस तरह की भी दिखाई हुई है। जो आप लोगों को ईजी लगती है वो आप लोग जो है बना लेना। इसी तरह हर जितने भी पार्ट्स हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की, हर एक की हेडिंग देनी है, उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की भी देनी है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए जो है वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होगी। फिर कॉर्टेक्स की हेडिंग दोगे, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर टिश्यू, सब की हेडिंग देके जो है आपने इस क्वेश्चन को बेटे पूरा का पूरा जो है वो एक्सप्लेन करना है। क्लियर हो गया अब आपका कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो आप लोग क्या राइट करोगे। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डिस्क्राइब टेम्परेचर, विंड एंड ह्यूमिडिटी एज ए फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन, ठीक है। तो इसमें भी हम लोगों ने क्या मेंशन करना है बेटे, आपने यहाँ पे फैक्टर्स लिखे हैं, वो फैक्टर जो कि ट्रांसपरेशन के रेट को जो है वो इफेक्ट करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर, विंड एंड ह्यूमिडिटी। ट्रांसपरेशन वाले आप पीछे पेज पे आओ अपने, यहाँ पे आपको फैक्टर दिए गए थे बेटे, ये फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन ये दिए हुए हैं। पेज नंबर 140 पे आप लोग अपनी बुक पे आएँ तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर ये दिया गया था, टॉपिक फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन। आपने सिंपल बताना है कि देयर, पहले तो आप लोग हेडिंग दोगे ट्रांसपरेशन की, ठीक है। आपने ट्रांसपरेशन को डिफाइन करना है कि व्हाट इज़ ट्रांसपरेशन, ठीक है। उसके बाद में आपने लिख देना है कि ट्रांसपरेशन इज़ इफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर्स, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। फिर आपने इनका पहले पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लेना, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, सरफेस टेंशन। फिर उसके बाद आपने नंबर 1 की हेडिंग देनी है किसकी, टेम्परेचर की। इस तरह ज़रा आपका आंसर लंबा भी हो जाता है और लिखा हुआ अटेम्प्ट किया हुआ भी जो अच्छा लगता है, ठीक है। पहले क्या कर लेना है, ट्रांसपरेशन की हेडिंग देनी है, फिर आपने लिख देना है फॉलोइंग फैक्टर्स इफेक्ट रेट ऑफ ट्रांसपरेशन। सारे पॉइंट्स चारों लिख देना है अलग अलग लाइंस पे। उसके बाद पहले की हेडिंग दे के इसको डिस्क्राइब करो, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, एंड देन फोर्थ वन को आपने जो है एक्सप्लेन करना है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन प्लांट, ठीक है। आपने इस क्वेश्चन में जो ट्रांसपोर्टेशन है पूरी की पूरी जो है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट, यहाँ पे आप लोग आओ। ये बेटे मैं आपको पॉइंट आउट कर देती हूँ कि आपने इसमें जो है वो क्या मेंशन करना है। आप लोग यहाँ पे आओ, प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म हम इसमें जो है वो राइट करेंगे। मैं आपको शॉर्ट वे इसका जो है वो बताती हूँ। यहाँ पे आप लोग आएँ,
पेज नंबर 141 पे आप लोग आओ, पेज नंबर 141 पे। यहाँ पे आपको दी है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स, ठीक है। यहाँ से आपने शुरू करना है इसका आंसर, वी नो डैट। यहाँ से आप लोग लिखना शुरू करोगे। आपने पूरा प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म को, सोर्स और सिंक को, ये सारा का सारा जो है आपने इसके आंसर में राइट करना है बेटे। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म सारा आप इस पे यहाँ से डिटेल में लिखोगे, ये आपका पूरा आंसर यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ तक टूवर्ड द सिंक तक, ठीक है। यहाँ तक इसका आंसर है। पेज नंबर 142 पे इसका आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट, ये क्वेश्चन है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 करवा रही हूँ बेटे, सॉरी मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवा रही हूँ आपको। पहले 4 करते हैं, मैंने 5 डायरेक्ट बता दिया आपको। डिस्क्राइब, सॉरी बेटे, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन प्लांट। पहले हम लोग का जो क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 पहले बताना शुरू कर दिया, 4 मैंने अभी करवाया ही नहीं था। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन प्लांट, क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग क्या राइट करेंगे, आप लोग इधर आओ बेटे। ये पेज नंबर 140, पेज नंबर 140, टॉपिक आपका 9.4 है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, रूट्स कैन नॉट पुश और एब्जॉर्ब वाटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक अपवर्ड्स तक इसका आंसर है, ठीक है। लेकिन आपने इसको जो है वो हेडिंग की फॉर्म में लिख लेना। आप लोग पहले ट्रांसपिरेशन लिख लो कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में डिफाइन करो। फिर आपने हेडिंग दे देनी है ट्रांसपिरेशन पुल की, उसके बारे में लिख लो। फिर आपने ये सारे पॉइंट्स अलग अलग लाइंस में लिख लेना। ये तो सारे पैराग्राफ की फॉर्म में लिखे हुए हैं ना। द कंटिन्यूस वाटर कॉलम इज क्रिएटेड ड्यू टू 3 रीज़न, तो वो तीनों रीज़न आपने 3 डिफरेंट लाइंस में रीज़न लिखने हैं। देन आपने ये लिखना है। इसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आप ना जाइलम और फ्लोएम जो है, जाइलम की सिर्फ और रूट की और रूट हेयर की डायग्राम जो है वो आप लोग ड्रॉ कर दो। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा था कि आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट के प्लांट के अंदर जो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन है और जो साल्ट की ट्रांसपोर्टेशन है बेटे वो कैसे होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पेज नंबर 145 पे दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्लियर है। अब हम 5 पे आएंगे, जो मैं पहले बताना शुरू हो गई थी। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फूड ट्रांसलोकेशन बाय प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। पेज नंबर 141 पे आप लोग आओ, ठीक है। वहाँ पे आपको हेडिंग नज़र आएगी ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी आपसे ये पूछा हुआ है ना, फूड ट्रांसलोकेशन, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ से लेकर एंड तक आपने सारा यहाँ तक डिटेल में लिखना है। लेकिन आपने वही कोशिश करनी है, जैसे मैं पहले बताती हूँ कि कोशिश करनी है आप लोग हेडिंग्स देके। आपने यहाँ पे भी आप लोग लिखोगे कि हेडिंग दोगे, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म की दे लेना, सोर्स की दे देना, सिंक की दे लेना। जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने आपको सोर्स और सिंक जो है वो अलग अलग से डिफ़ाइन किए थे, बताए थे कि सोर्स किसको कहते हैं, सिंक किसको कहते हैं। आपने इसी तरह से जो है यहाँ पर राइट करना है। जाइलम लिखना है कि जाइलम में क्या फंक्शन हो रहा है, ये यहाँ पे मेंशन है। फ्लोएम में क्या हो रहा है वो भी आपने बताना है। ये जो इधर बॉक्स में लिखा हुआ है ना, ये भी आपने राइट करना है क्वेश्चन में। तो इस तरह करते करते आपने यहाँ तक जो है वो सारा यहाँ पे राइट करना है। कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, सिंक, सब की हेडिंग्स देके जो है इनके बारे में आपने 1 बाय 1 जो है राइट करना है। देन इन द एंड आपने जो है ये डायग्राम जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की डायग्राम भी मैंने आप लोगों को ड्रॉ करवाई थी, बड़ी इजी डायग्राम है। आपने ये डायग्राम भी जो है वहाँ पे ड्रॉ करनी है। क्लियर हो गया। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डू प्लांट एक्सक्रीट एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट फ्रॉम देयर बॉडीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू प्लांट एक्सक्रीट एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट फ्रॉम देयर बॉडीज। जो प्लांट हैं वो एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट जो है वो अपनी बॉडी से किस तरह जो है वो एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग आए, ये है, ये जो आपका पेज नंबर 144 पे आओ बेटे आप लोग। पेज नंबर 144, क्वेश्चन आपका है कि हाउ डू प्लांट गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल, एक्सप्लेन।
तो आपने यहाँ पे ये राइट करना है। पेज नंबर 144 पे इसका आंसर दिया गया है। पहले आपने हेडिंग देनी है एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये सारा लिखोगे उसमें कि एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन किस तरह रिलीज होती है, वो सारा डिफाइन कर एक्सप्लेन करोगे। फिर बी पे आपने हेडिंग दे लेनी है एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है। तो उसमें आपने ट्रांसपिरेशन हेडिंग देनी है, सब हेडिंग ट्रांसपिरेशन के बारे में बताओगे। फिर आपने क्या बताना है, गुटेशन के बारे में यहाँ पे लिखना है। जो बॉक्स में लिखा हुआ है ये भी आपने मस्ट यहाँ पे लिखना है, ये डिफरेंस है गुटेशन का और ड्यू ड्रॉप्स का। उसके बाद सी आपने हेडिंग दोगे एक्सक्रीशन ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। उसमें भी ये सारे के सारे जो हैं डिफरेंट जो एग्जांपल्स थी प्लांट्स थे कि कौन कौन से प्लांट जो हैं वो क्या क्या चीज़ जो है वो एक्सक्रीट कर रहे हैं, वो सारी आपने जो है मेंशन करनी है कि रबर प्लांट है या कीकर ट्री है या जो कॉर्निफेरस जो प्लांट्स हैं वो क्या चीज़ एक्सक्रीट कर रहे हैं। तो बेटे इसका आंसर आपने यहाँ से राइट करना है। 9.7 टॉपिक आपका है और ये जाएगा आपका यानी कि पेज नंबर 144 और 145 पे इस पेज पे दोनों पे जो लिखा हुआ है सारा का सारा जो है वो इसका आंसर हो गया, ठीक है। किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का, हाउ डू प्लांट एक्सक्रीट एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट फ्रॉम देयर बॉडीज, तो ये उसका आंसर है। क्लियर है, अब समझ आ जाएगी ना इसका आंसर कौन सा है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बताया दिया गया है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के अंदर जो गैशियस एक्सचेंज होती है वो कैसे होती है, ये आपने बतानी है। आप आए पीछे आप लोग अपनी बुक पे आओ, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग आओ पेज नंबर 142 पे, बेटे ओपन योर बुक पेज नंबर 142, पेज का 142 आप पेज नंबर 1 ये निकालें। यहाँ पे आपको टॉपिक दिया हुआ है 9.6 गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, प्लांट के अंदर गैसेस कैसे एक्सचेंज होती हैं। यहाँ से आपने शुरू करना है और आपने इसको ये दोनों पेजेस जो हैं ये आपके आंसर हैं, ठीक है। ये आपने इसके आंसर में राइट करना है। गैशियस एक्सचेंज जो है वो कैसे डे टाइम में कैसे होती है, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस है और रिस्पायरेशन है, ठीक है, वो दोनों चीज़ें हैं। फिर है प्रोसेस ऑफ गैशियस एक्सचेंज, के गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस कैसे होता है वो सारा लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें आपके पास वुडी स्टेम की एग्जांपल भी आती है, ट्री की एग्जांपल भी है, ठीक है, जो प्लांट्स में हो रही है और जो लीफ में हो रही है, दोनों एग्जांपल्स यहाँ से लेके यहाँ तक आपने जो है इस पूरा का पूरा जो है इसमें लिखोगे, आप लोग राइट करोगे, ठीक है। गैशियस एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म अडेप्टेशन इन प्लांट फॉर एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों को करवा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपने यही लिखना है जो पहले भी हमने एक क्वेश्चन में लिखा है ना, कि प्लांट जो हैं वो किस तरह का मैकेनिज्म जो है वो बेटे डेवलप करते हैं ताकि वो मैकेनिज्म या अडेप्टेशन के वो अपने जो वेस्ट हैं वो प्लांट्स एक्सक्रीट कर सकें। तो बेटे उसमें भी आपने सारा यही आंसर राइट करना है, ये सारा के प्लांट के अंदर पहले तो आपने बताना है कि वेस्ट मटेरियल है कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वाटर है और डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक वेस्ट हैं। उसके आंसर में भी, इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन के आंसर में यही राइट किया है, तो यहाँ पे भी आपने यही राइट करना है। जो पहले क्वेश्चन था ना उसका भी यही आंसर था, इसका भी यही आंसर है कि प्लांट जो हैं वो किस तरह से उनका जो मैकेनिज्म है वो क्या क्या चीज़ें एक्सक्रीट कर रहे हैं। तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इस पेज के एंड तक इसका आंसर जो है मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आपने इसमें कैसे जो है हेडिंग्स देनी है, सब हेडिंग्स देनी है, उसी तरह से दे के आपने जो है इसको एक्सप्लेन करना है। क्लियर हो गया। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। आपकी बुक में ये तीनों दिए हुए हैं, इधर आए आप लोग, बुक के लास्ट पे आओ आप लोग, ठीक है। यहाँ पे आपको दिए हुए हैं आपसे क्या क्या पूछे हुए हैं, हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट एंड हेलोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स भी दिए हुए हैं, जीरोफाइट भी दिए हुए हैं, हेलोफाइट्स भी दिए हैं। आपने इन तीनों की हेडिंग्स देनी है और जितना कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारा कुछ डिटेल से आपने 1 बाय 1 लिखते जाना है और इनकी एग्जांपल्स भी देनी है। मैंने आप लोगों को जब ये टॉपिक पढ़ाया था
तो बेटे मैंने एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी दी थी, मैंने इन सब प्लांट्स की डायग्राम भी आपको दिखाई थी और जितनी आपकी बुक में है उससे ज़्यादा एग्जांपल्स मैंने आपको दिखा दी थी। तो कोशिश करनी है कि आपने सारी की सारी एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन करो। क्लियर हो गया? आपने इन तीनों प्लांट्स के बारे में, जो तीनों एडजस्टमेंट है इन प्लांट्स की, ये आपने डिटेल से जो है वो लिखनी है। हो सकता है आपका पेपर में चारों आ जाएं, चारों आ जाएंगी तो चारों लिख देना, तीन आती हैं तो आपने तीन को जो है वो एक्सप्लेन कर देना। क्लियर हो गया? पार्ट सी जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी आपका क्या है, इंक्यूजिटिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें एक ही क्वेश्चन आपको जो है वो पूछा गया। आपका क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई डू प्लांट ट्रांसपायर मोर ऑन ए विंडी डे एज कंपेयर टू ह्यूमिड डे। कि प्लांट जो है इनका जो ट्रांसपिरेशन रेट है बेटे वो विंडी डे में जो है, जब हवा बहुत तेज़ होती है तो वो ज़्यादा क्यों होता है। ठीक है, इसका आपने रीज़न देना है। ठीक है, और दूसरा आपसे क्या पूछा है कि जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तब जो है वो क्यों नहीं होती, ट्रांसपिरेशन जो है ज़्यादा। कंपैरिजन है कि ट्रांसपिरेशन जो रेट है ना, ये तो हमने पता है ना कि ट्रांसपिरेशन का रेट जो है जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो इसका रीज़न आप बताओगे, इसका रीज़न बेटे आप लोग क्या बताओगे कि प्लांट जो हैं वो ट्रांसपायर करते हैं विंडी डेज में ज़्यादा। क्यों? बिकॉज जो वाटर होती है वो वाटर वेपर्स को रिमूव कर लेती है जो कि लीफ के इर्द गिर्द होते हैं, और जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी रिड्यूस हो जाती है और वाटर लॉस का जो ग्रेडियंट है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। जबकि जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो एयर जो है ऑलरेडी सेचुरेटेड होती है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन का रेट जो है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आप लोग इसको लिख लोगे कि मैं आप लोगों को लिखवाई दूँ? तो मैं आपको इसको कोशिश करती हूँ आप लोगों को बेटे मैं लिख दूँ, आप लोग इसको राइट कर लो। मैं आप लोगों को राइट करवा देती हूँ। मैंने आपको क्या बताया, बुक में आपके क्वेश्चन था कि ट्रांसपिरेशन रेट जो है जब विंडी डेज होते हैं तो ट्रांसपिरेशन का रेट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तब ट्रांसपिरेशन का रेट जो है वो स्लो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर क्या है? तो आपके पास क्या है, पार्ट डी है। पार्ट डी का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बस मेन पॉइंट्स लिखूंगी, बाकी आप इसको खुद ही राइट करोगे। इसमें आपने क्या बताना है कि ट्रांसपिरेशन जो है, प्लांट ट्रांसपायर, प्लांट ट्रांसपायर कैसे लिखेंगे हम इसको, प्लांट ट्रांसपायर मोर ऑन विंडी डेज। एक मिनट ठहरो बेटे, शायद ये बुक में आपके दिया हो, मैं देख लूँ पहले। आपकी बुक में बेटे यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, बल्कि मैं आपको लिख भी देती हूँ लेकिन मैं आपको मेंशन भी बता भी देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, विंड स्पीड ऑफ ट्रांसपिरेशन बाय कैरिंग अवे ह्यूमिड एयर सराउंडिंग द लीव्स अलाउइंग फॉर मोर वाटर टू एवोपरेट, बट इफ ह्यूमिडिटी इज हायर, या आप लिख सकते हो द हायर इज ह्यूमिडिटी द परसेंटेज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर द लोअर इज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, जब विंड ज़्यादा होती है ना, विंड जो है वो ट्रांसपिरेशन के रेट को स्पीड अप कर देगी। क्यों कर देगी, ये इसका रीज़न जो है वो लिखा हुआ है। ये रीज़न तो एज इट इज़ आप लोग लिख लोगे। ह्यूमिडिटी का रीज़न जो है वो क्लियरली नहीं लिखा हुआ, इसलिए जो है मैं पूरा इसका आंसर राइट कर लेती हूँ, हालांकि आपकी बुक में भी है। शायद कुछ बच्चे जो हैं वो ना राइट कर सके, तो हम इसका आंसर राइट कर लेते हैं। वाइडली मोर ऑन विंडी डेज बिकॉज wind removes water vapors from around the leaves, reducing humidity। ठीक है, and increasing
द ग्रेडियंट फॉर वाटर लॉस। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ऑन ह्यूमिड डे comma the air is already saturated with moisture। slowing transpiration। क्लियर बेटे, इसको आप लोग जो है वो नोट कर लो, ठीक है। पार्ट डी हमें क्या दिया हुआ था, इंक्यूजिटिव क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू प्लांट ट्रांसपायर मोर ऑन ए विंडी डे एज कंपेयर टू ह्यूमिड वन, ठीक है। इसका आंसर मैंने आप लोगों को जो है समझा भी दिया और मैंने आपको जो है रिटन फॉर्म में भी दे दिया। अब क्या लिखा हमने, प्लांट ट्रांसपायर मोर ऑन विंडी बिकॉज विंड रिमूव वाटर वेपर फ्रॉम अराउंड द लीव्स रिड्यूसिंग द ह्यूमिडिटी and increasing the gradient for water loss. On humid days the air is already saturated with moisture, slowing transpiration। बेटे हमने हर चीज़ डिटेल से पढ़ी थी, मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन की थी। हमारी एक्सरसाइज से पार्ट डी में ना आपने ये भी सारा राइट कर लेना है और यहाँ पे जब आप ये भी लिख लेना साथ, ठीक है। विंड और ह्यूमिडिटी की जो दो दो लाइंस लिखी हुई ना, ये भी साथ जो है आपने, जो मैंने लिखा है वो लिख लो, उसके बाद आपने ये जो है राइट कर देना, तो आपका जो है इसका आंसर जो है बेटे वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट डी का आंसर जो है हमने राइट कर लिया। चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट, हमने चैप्टर भी अच्छी तरह से पढ़ लिया। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंट जो इस चैप्टर के थे वो भी मैंने आपको दिए। उसके बाद हमने एक्सरसाइज भी अपनी कंप्लीट कर ली। पार्ट ए बी सी एंड डी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर को अच्छी तरह से आपने स्टडी करना है। इस चैप्टर में कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।